कल हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं मैंने बताया था, जो जिनके डी सबशेल क्या हो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आज हम लोग बेटा शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में एक एक चीज जानेंगे कि आखिर होता क्या है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन, है हाउ मेनी सीरीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट, हाउ मैनी सीरीज इन ट्रांजिशन, हाउ मैनी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन, हाउ मेनी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पूछ रहा है कितनी सीरीज होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बोलो बेटा, बोलो, अपना मुंह खोल लो। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितनी सीरीज होती हैं ट्रांजिशन सीरीज? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाउ मैनी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टोटल कितनी सीरीज होती हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में? भूल गए? गधो औका, याद करो क्या होता था, स्कैंडियम और येट्रियम, फिर लैंथनम, फिर एक्टिनियम, यही था या नहीं? स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम, और इधर क्या था? जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। ये पहली सीरीज को क्या बोलते थे? 3D, दूसरी सीरीज को 4D, 5D, 6D। टोटल कितनी सीरीज है डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की? 4। बोल रहा है हाउ मेनी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कितनी सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। नहीं, वो अपने आप बंद हो जाएगा, लाइट गई अपने आप बंद नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अभी नोट कर लेना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू, नहीं तो साथ में लिखते हुए चलिए यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स belongs to first transition series in periodic table। चलिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पीरियोडिक टेबल, पहला जर्कोनियम, वेनेडियम, एट्रियम। चलो, ए बी सी डी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी थी? 3D, और 3D में कौन आता है? वेनेडियम। ये जर्कोनियम है, ZN नहीं है, समझे? तो पहली सीरीज में कौन सा एलिमेंट आता है जरा याद करो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी कु जान। तो देखो वेनेडियम आ रहा है 3D सीरीज में, पता है क्या? हमको याद नहीं, हमने सुना है, बहुत भयंकर है। तो ये बात समझ में आई कि 3D सीरीज के इन चारों में कौन सा एलिमेंट है। अगर आपको सीरीज याद होगी तभी आप इनमें पता कर पाओगे कि कौन सा एलिमेंट इस 3D सीरीज का फर्स्ट सीरीज का है। भाई सिंपल सी बात है, 3D पहली सीरीज, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 सीरीज है,
अब पहली वाली सीरीज में ही तो वेनेडियम आता है। बात समझ में आई? तो यही पूछा गया था क्वेश्चन। समझ में आया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। चलिए अब यहां से बेटा नोट करते हुए चलिएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन से नोट करने पीछे वाले, कर लो नोट जल्दी से। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, चलिए पहला एलिमेंट हम लोग लेते हैं। पहला एलिमेंट है क्रोमियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? एटॉमिक नंबर सभी बच्चों को पता है 24, है ना? क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, चलो 1s2 2s2 बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं ऑर्गन, यानी 18 हो गए। 18 के बाद कितना भरना है? 24, यानी 6। तो यानी हम लोग 3d लिखेंगे और 4s लिखेंगे। और क्रोमियम है, एक्सेप्शनल केस है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे? 4s में 1 और 3d में कितना? 5। 5 + 1 6, कितना हो गया? 24। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्रोमियम +3। चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या होगा? ऑर्गन का ऑर्गन ही लिखोगे। अब 3d और 4s लिख लो। अब 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं, +3 है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन s से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे, यहां 3 बचेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1 इससे 2 इससे, हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। आया या नहीं आया? नंबर 3 CO+2। चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। कोबाल्ट का पता है ना एटॉमिक नंबर 27। तो इसके लिए क्या लिखोगे? ऑर्गन 18 कंप्लीट, नॉर्मल वाला पहले लिखो, अभी ऑक्सीडेशन छोड़ दो, नॉर्मल वाला 27। 18 हो गए, यानी 3d और 4s। 27 यानी 7 और 2 9 10 8 9 9 9 इलेक्ट्रॉन और भरने, यानी कोबाल्ट है 9 भरने, 2 यहां भरोगे, 9 के 8 या 7 यहां भर दोगे, है ना? लेकिन यहां पे इस कोबाल्ट +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो देने के लिए यहां इससे 2 निकाल दो, तो ये क्या हो गया? 4s0, 3d7 4s0। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया भाई। ये कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देगा? दे देगा। और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 4s से ही तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि वो 3d से निकलेंगे? किससे निकलेंगे? 4s से निकलते हैं। सबसे पहले वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर पेनल्टीमेट से, फिर एंटी पेनल्टीमेट सेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट एक और लेते हैं, मैंगनीज +2। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। चलिए बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? तो इसका क्या लिखोगे? ऑर्गन 18 हो गया, यानी यहां पे 7 और भरने, तो 3d 5 और 4s 2, 7 भर गए। हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? +2, 2। कहां से निकलेंगे? s से निकल जाएंगे, तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 5। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? 4s की कहानी खत्म हो जाएगी, 3d 5 बचेगा। ठीक है, 4s 0 लिखो या ना लिखो कोई मतलब की बात। चलो फिर आता है 5 और 6, पैलेडियम और पैलेडियम +2। इन दोनों की हमने पहले ही करा रखी है, तो इसको आप लोग कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको कराया था। पैलेडियम, पैलेडियम ऐसा है जिसका s ब्लॉक 0 होता है, उसी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना लास्ट शेल से, बात खत्म। समझे या नहीं समझे? आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसका करके दिखाएं? कर लोगे ना? ये एक्सेप्शनल केस है, और ये ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसके s में क्या होते हैं? 0।
याद आया ना, 0 होते हैं, 4D8 आता था उसमें, याद कर लेना। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट is not, which of the following element is not a transition not transition element? बताओ, इसमें से कौन सा फॉलोइंग एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? आयरन, मैग्नीज, जिंक और सिल्वर। सिंपल एकदम। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो याद करो, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? इसका डी सबशेल फुल्ली फिल्ड होता है, ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और बाकी आयरन, मैग्नीज, सिल्वर ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक की कहानी अगर मैं याद दिलाऊं तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? ऑर्गन 3d10 4s2। देख रहे हो, इसका डी सबशेल कंप्लीटली फील्ड है। अच्छा, यहां पे अगर कहानी आती तो ऑर्गन 3d10, अगर मैं Zn+2 की बात भी कर लूं तो 4s0 हो जाएगा। अभी भी इसका डी सबशेल कंप्लीटली फील्ड है, मतलब ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है, मैंने करा दिए आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है शील्डिंग इफेक्ट। क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ना बेटा, ये पता है, ये क्लास 11 में तुमको पढ़ाया गया होगा, शील्डिंग इफेक्ट। चलिए हम लोग जान लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कौन सा? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब, जैसे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। तो ये है न्यूक्लियस, ये इसका पहला ऑर्बिट जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये है दूसरा ऑर्बिट जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 5 6 7 8। ये है तीसरा ऑर्बिट जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 फिर 18। चलो बस इतना ही बना लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो आपका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अंदर वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? इनर्स इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे? इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा? इनर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इस शेल के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? शेल के अंदर। कहां पाए जाते हैं? आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाले शेल है। अब जरा एक बात ध्यान से सुनना, क्या न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, और इसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। इसका एटॉमिक नंबर मान लो 11, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 11, थोड़ी देर के लिए। अब क्या 11 प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को तेजी से अंदर की तरफ खींचेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? लगेगा ना? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं जेड इफेक्टिव। क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव। क्यों जेड इफेक्टिव? न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं इसको, इफेक्टिव चार्ज। कौन सा चार्ज? जितना ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे वो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से खींचेगा। लेकिन बीच में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन इसको रेपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रेपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी 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 इसको रेपेल करेगा। करेगा या नहीं करेगा?
करेगा। अब इसको जिस पावर से इसको खींचना था, क्या न्यूक्लियस उस पावर से इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच पाएगा? नहीं। बीच में कौन शील्ड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? ये वाले जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचा रहे हैं कि तुम अंदर नहीं जाने देंगे। वो उनको रेपेल करके इलेक्ट्रॉन कहते तू बाहर निकल जा। क्या कहते हैं? तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड कौन कर रहा है? इनर वाले इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है? आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या कर रही है? शील्ड कर रही है, ताकि न्यूक्लियस इसको अंदर ना घसीट पाए और ये रेपेल करके बाहर चले जाए। बात समझ में आई है? नहीं नहीं समझ में आई? क्लियर हुआ क्या होता है ये? फिर से मैं बता देता हूं, ध्यान सुनना। ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है और बीच में खूब सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा? अब जैसे एग्जांपल दे दे, जैसे मान लो तुम्हारे पापा तुमको बहुत तेजी से मार रहे हैं, ठीक है, पकड़ पकड़ के जुतिया रहे हैं। ये न्यूक्लियस तुम्हारे फादर है। क्या है? फादर। ध्यान से सुनना। और ये बाहर तुम हो, ये बच्चा है, स्टूडेंट, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो पापा इस बच्चे को अपनी तरफ तेजी से घसीटेंगे मारने के लिए। बीच में तुमको बचाने कौन आएगा? वहां पे हीरो कौन बनेगा? मम्मी। मम्मी बनेंगी भाई, मम्मी हीरो बनेंगी और बीच में तुम्हें शील्ड करेंगी, पापा से बचाएंगी कि तुमको पापा अपनी तरफ घसीट ना पाए। तो मम्मी तुमको धक्का मारेंगी, तू निकल जा बेटा घर से जा। समझ रहे हो? तुमको क्या करेंगी? शील्ड करेंगी मम्मी, ताकि पापा तुमको ना पकड़ पाए। तो यहां ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है, ये एज अ शील्डिंग का काम कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को अंदर न्यूक्लियस से घसीटने में बचा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी भी क्षमता हो, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? शील्ड करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करेंगे और इसको न्यूक्लियस को फुल पावर से घसीटने नहीं देंगे। भाई न्यूक्लियस की पावर कितनी है? 11 प्रोटॉन्स की पावर है। क्या न्यूक्लियस 11 प्रोटॉन्स की पावर से इसको खींच पाएगा? नहीं, क्योंकि ये शील्ड क्या कर रहा है? बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स इसकी जो 11 प्रोटॉन की पावर है उसको कम कर देंगे। देखो कितने प्रोटॉन है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, यहां 11 प्रोटॉन से खींच रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मान लो शील्ड कर रहे हैं। तो अब इसकी क्षमता कम नहीं होगी न्यूक्लियस की। अब इसके पास एक ही प्रोटॉन की पावर, मतलब इस पर जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा वो केवल एक प्रोटॉन का लगेगा, 11 प्रोटॉन का नहीं लग पाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि बीच में सारे इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं? रेपेल कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। कुछ समझ में आया शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है या नहीं आया? आ गया? बहुत बढ़िया। तो मम्मी पापा वाली कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ये ज्यादा हुई है। तो बेटा ये जो अगर मैं कहीं लिखूं FA, तो FA का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है FA का मतलब? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? FA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है FA का मतलब? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। तो ये जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव फोर्स। क्या बोलते हैं? Z इफेक्टिव। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, इसी को केमिस्ट्री भाषा में क्या कहोगे? Z इफेक्टिव। क्या बोलोगे? Z इफेक्टिव। यानी न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हो, इफेक्टिव चार्ज कह सकते हो। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिव चार्ज भी कह सकते हो। और यहां पे जो FR है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? पिंक वाले से FR क्या कर रहे हैं? रेपेल कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये है फोर्स ऑफ रिपल्जन। फोर्स ऑफ रिपल्जन है बेटा। इसको क्या बोलोगे? फोर्स ऑफ रिपल्जन। ये इलेक्ट्रॉन सारे इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? इनर इलेक्ट्रॉन्स रेपेल करेंगे। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन किसके बीच में लग रहा है?
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है। बात समझ में आई है नहीं आई? क्लियर हुआ? तो इनर इलेक्ट्रॉन उसको रेपेल कर रहे होंगे, न्यूक्लियस इफेक्टिव चार्ज से उसको घसीट रहा होगा, तो इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को कि न्यूक्लियस उसको घसीट ना पाए। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ में आया? जरा इसको नोट कर लो तो फिर आगे मैं बताऊं। चलिए, तो बेटा इतना समझ में आ गया। एक बार मैं इसको और अच्छे से थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये है न्यूक्लियस, ठीक है? ये क्या है? वैलेंस शेल। ये सेल्स है, ठीक है? वैलेंस शेल में ये रहा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये रहे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये है इनर इलेक्ट्रॉन और ये है न्यूक्लियस। अब आप सभी बच्चों को पता होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? इस इलेक्ट्रॉन को रेपेल कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? रेपेल बाय फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज की वैल्यू को, वैल्यू मतलब नहीं, इसकी पावर को घटा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। एक तरीके से बीच में शील्डिंग का काम कर रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीट ना पाए, और ये क्या कर देते हैं? रेपेल कर देते हैं। इसीलिए तुमने सुना होगा कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कहां से निकलता है? आउटर मोस्ट शेल से निकलता है। तभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब मैं कर रहा था तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल से निकालता था, लास्ट वाले, फोर्थ वाले से। तो मतलब जो वैलेंस ऑर्बिट होता है उसी से तो इलेक्ट्रॉन में निकालता था। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसीलिए आराम से निकल जाता है क्योंकि वहां न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, बीच में शील्ड करने वाले बहुत सारे शेल्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो लिखिए शील्डिंग होती क्या है, ध्यान से समझिएगा। लिखिए शील्डिंग, हेडिंग डालिए शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? शील्डिंग को ही बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू गेट, आउटर most electron is not able to get, outermost electron is not able to get complete charge of nucleus, not get complete charge of nucleus, complete charge of nucleus due to the electrons present, due to the electrons present in between किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। तो सभी बच्चे बताएं जरा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच, ध्यान से सुनिए, शील्डिंग कौन कर रहा है? शील्डिंग कर रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज उस पर नहीं लग पा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मैंने बोला कि न्यूक्लियस का चार्ज है 11 प्रोटॉन, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 11 होगा और इसमें 11 प्रोटॉन है, मतलब इसके पास कितनी न्यूक्लियर चार्ज है? 11 प्रोटॉन्स का। मैंने बोला एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मतलब इसका इफेक्टिव चार्ज कितना होगा? 13 प्रोटॉन्स का होगा। तो ये क्या पूरा 13 प्रोटॉन इसको घसीट रहा है? नहीं, ये पूरा का पूरा अपनी पावर नहीं लगा पा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। क्यों? क्योंकि बीच में कौन शील्ड कर रहे हैं? इनर इलेक्ट्रॉन्स। उनको बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अपनी कंप्लीट पावर, कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पा रहा है, उसको घसीट नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पा रहा है घसीट क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग की तरह वर्क कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर की पावर को वहां तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा जरा सोचो, अगर मैं इन सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स को यहां से हटा दूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या करूं? मैं न्यूक्लियस है
और बीच में जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स है सबको हटा दिया। थोड़ी देर के लिए सोच लो, यहां पे कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तब क्या ये इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच लेगा अपनी तरफ? खींच लेगा आराम से। क्यों? क्योंकि बीच में कोई भी शील्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब ये तेजी से इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। बात अब समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो लिखिए आगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू गेट कंप्लीट चार्ज। कंप्लीट चार्ज न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पाएगा, क्योंकि उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इनर इलेक्ट्रॉन। क्या बीच में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या प्रेजेंट है? इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखो, दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स, these inner electron behave as a shield, behave as a shield। किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा? शील्ड की तरह। behave as a shield and outermost electron is not able to get complete charge of the nucleus, complete charge of the nucleus। तो आप समझ में आ गया या नहीं आया? इनर इलेक्ट्रॉन्स एज अ शील्ड की तरह बिहेव करेंगे। यहां इनर इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? शील्ड की तरह। इसलिए हमारा जो न्यूक्लियस है वो पूरा कंप्लीट चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पाता, इसलिए वो उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता। बात समझ में आ गई है नहीं? तो इस बात को जरा ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह वर्क कर रहे हैं? एज अ शील्ड की तरह। ये इसके पूरे चार्ज को वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे, तो उस पर पूरा चार्ज लग नहीं पाएगा, तो इसको ये अपने तरफ घसीट भी नहीं पाएगा। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? एज अ शील्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं। बोलो समझ में आ गया है नहीं? आ गया बेटा? इतनी कहानी क्लियर हो गई? अब बेटा शील्डिंग इफेक्ट जो है एक्सप्लेन किया जाता है कि इक्वेशन के द्वारा, जो वो इक्वेशन मैं कल बताऊंगा। मैं बता देता हूं, शील्डिंग इफेक्ट को एक इक्वेशन के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, जो इक्वेशन होती है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ये इक्वेशन से शील्डिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ये आपने लिखा है नहीं लिखा अभी तक? ये इक्वेशन लिखी है, शील्डिंग को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है? शील्डिंग इफेक्ट एक्सप्लेन किया जाता है इस इक्वेशन के द्वारा। अब मैं ये पूरा शील्डिंग इफेक्ट इस इक्वेशन के द्वारा आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आई बात? तो चलिए आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।